जोरदार तालियों से स्वागत करें हम सब। समाज सुधार अभियान के आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री शिक्षा एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग सह प्रभारी मंत्री समस्तीपुर श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग सह प्रभारी मंत्री दरभंगा, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सह प्रभारी मंत्री मधुबनी श्रीमती लेसी सिंह जी, जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, परिवहन विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री श्री रामप्रीत पासवान जी, श्रम संसाधन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी, झंझारपुर से माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी, मोहद्दी नगर के माननीय विधायक श्री राजेश कुमार सिंह जी, रोसड़ा के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र कुमार जी, बाबू बरही की माननीय विधायक श्रीमती मीना कुमारी जी, कुशेश्वर स्थान के माननीय विधायक श्री अमन भूषण हजारी जी, माननीय विधायक बेनीपुर श्री अजय चौधरी जी, माननीय पूर्व सांसद श्रीमती असुमेघ देवी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री विद्यासागर निषाद जी, माननीय पूर्व विधायक श्री राजकुमार राय जी, माननीय पूर्व विधायक श्रीमती मंजू कुमारी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय पूर्व सदस्य श्री दिलीप चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय पूर्व सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री केदारनाथ चौधरी जी, श्री आदर्श कुमार पिंटू जी, सत्येंद्र कामत जी, जनाब तारिक रहमान साहब और इस समाज सुधार अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव और समस्तीपुर के प्रभारी सचिव श्री जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका सह मधुबनी जिले के प्रभारी सचिव श्री बाला मुरुगन डी जी,
अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा श्री बच्चू सिंह मीना जी, दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त श्री मनीष कुमार जी, दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक श्री अजितान कुमार जी, दरभंगा के जिलाधिकारी श्री त्यागराजन जी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर जी, मधुबनी के जिलाधिकारी श्री अमित कुमार जी, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम जी, समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो जी, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक श्री सत्यप्रकाश जी, और इस कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने वाली जीविका की दीदियां श्रीमती रीता देवी जी, मोहतरमा शहनाज खातून जी, श्रीमती रेणु देवी जी, श्रीमती सुमित्रा देवी जी, श्रीमती ज्ञानती देवी जी, श्रीमती रंजू देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, जीविका की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, समाज सुधार अभियान के कार्यक्रम में। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आज सब लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। जीविका की दीदियों ने, 6 लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, एक एक चीज़ की उन्होंने जानकारी दी। इसके लिए मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस तरह की बात करने से सब लोगों का मनोबल ऊंचा होगा कि किस बुरे हाल से निकलकर कोई कितना आगे बढ़ा है और आज कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मैं तो जब भी निकलता हूँ तो मेरा तो यही है, जब शराबबंदी लागू हुआ था 2016 में, उसके बाद भी हम यात्रा पर निकले तो इसी तरह से 9 जगहों पर जीविका की दीदियों ने अपनी बात कही थी। तो आज भी जो हमने समाज सुधार अभियान का निर्णय लिया तो हमने यही कहा कि भाई हर जगह हम जाएंगे। तो पिछली बार तो 9 जगह गए थे, इस बार 12 जगह का किया है और आज तो 5वां स्थान पर हम आए हैं। और सब लोगों की बात जरूर सामने आनी चाहिए और यहाँ के बाद तो हम अधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा भी करेंगे, कौन सा काम किस गति से चल रहा है। और उसमें सारे जो एमएलए, एमएलसी, एमपी सब लोगों को समय रहता है कि वो भी अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो वो रखें। तो अब इसके बाद हम उस कार्यक्रम में रहेंगे, लेकिन वो तो एक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों में एक जो अभियान की शुरुआत हम लोग समाज सुधार के लिए किया है उसको घर घर तक पहुंचाना, और इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने दिया समाज सुधार अभियान। ये ऐसा नहीं है कि हम 12 जगह गए और 12 जगहों पर हमने यात्रा की तो ये अभियान समाप्त हो गया। वो तो एक उसका अंश है, कुछ जगहों पर जाने का जो हम जा रहे हैं वो उसका एक हिस्सा है। इसलिए इसकी तो शुरुआत हम लोगों ने करवाई है और ये उम्मीद हम करते हैं कि पूरे तौर पर इस कार्यक्रम को ठीक ढंग से लागू किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, आज जो हम लोग इस बात के लिए कर रहे हैं, चाहे शराबबंदी हो उसके पक्ष में या फिर बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है। लेकिन जो यहाँ पर दीदियाँ बैठी हुई हैं तो इन सब लोगों को तो मालूम है ना, पिछली बार तो जब हम आए थे तो वो तो दरभंगा में हुआ था, इस बार समस्तीपुर में। तो आप समझ लीजिए अब तो आप लोगों को तो मालूम ही है कि क्या हुआ था। जब हम लोगों ने तो शुरू से हमारी इच्छा थी शराबबंदी लागू हो, लेकिन लगता था कभी कभी कि पूरा प्रभावित ढंग से लागू कर पाएंगे कि नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि अब इसी धरती पर कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर। जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में
वो फिर काम कर रहे थे 77 में, तो उन्होंने शराबबंदी लागू किया और पूरे तौर पर इसको लागू करने का पूरा काम किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद वो 2-2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब उनके नहीं रहने के बाद तो क्या हो गया था, शराबबंदी को जो लोग आए बाद में उन्होंने खत्म कर दिया। अब आप समझ लीजिए। तो उसके बाद मन में एक लगता रहता था कि भाई कहीं ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं लागू होगा। लेकिन हम इसके लिए शुरू से, आप जानते हैं कि 2011 से ही हम लोगों ने ये सब काम शुरू किया, 26 नवंबर से ही, कि नहीं इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, अभियान होना चाहिए, सब लोगों को इस बात को लेकर के एक जागरूकता आए और लोग इसके पक्ष में इस बात को चलाएं। कई जगहों पर लोगों ने ये काम करना शुरू किया। ये सब तो चल रहा था, लेकिन सरकार के तौर पर पूरे तौर पर पाबंदी नहीं लग पाई थी। और हमारी पूरी इच्छा होती थी भीतर से कि इसको लागू करें, लेकिन अंदर मन में लगता था कि इसको पूरे तौर पर लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और तब उसी दौरान जब 15 की बात, आपको बता दें कि 9 जुलाई 2015 को पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महिला विकास निगम एवं DFID, वो तो इंग्लैंड का DFID था, उसका डिपार्टमेंट है, वो यहाँ के लिए कुछ काम कर रहा था। तो उन लोगों ने एक आयोजन किया था, एक बैठक का आयोजन किया था, उसमें मुझको भी बुलाया था। तो जब हम उसमें गए थे, वो ग्राम वार्ता का कार्यक्रम था। अब जब वहाँ पर गए तो अभी तो यहाँ पर बैठी हुई हैं लेसी सिंह जी, यहाँ पर बैठे हुए हैं श्रवण कुमार जी, ये सब तो उस बैठक में शामिल थे। तो जब हम बोल करके सारी बात महिलाओं के लिए बैठ गए, तो वहीं पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में जो महिलाएं बैठी हुई थी, जीविका समूह की दीदियां थी, वो खड़ा होकर के मांग करने लगी। तो हम तो जा करके बैठने जा रहे थे, तो हमको लगा कि कुछ बोल रही है शराबबंदी के लिए। तो हमने इन दोनों से पूछा, जो आज यहाँ मौजूद हैं, इन दोनों से पूछा कि क्या बोल रही है। तो इन लोगों ने भी कहा कि कह रही है शराबबंदी लागू। तो जब हम बैठने जा रहे थे अपनी जगह पर, बोल करके लौट करके आ करके उस दिन हमने कह दिया कि आप लोगों ने ये बात रखी है, अब अगली बार फिर हमको काम करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू कर देंगे। और वो तो आप जान रहे हैं कि ये तो 9 जुलाई की बात थी और उसके 4 महीना के बाद चुनाव होना था 2015 में। तो जब चुनाव हो गया और जब चुनाव संपन्न हो गया, तो उस चुनाव के बाद हम लोगों ने फिर वो 26 तारीख को जो हमने करना शुरू किया था, मद्य निषेध दिवस के रूप में उसको मनवाते थे, तो वो कार्यक्रम फिर था 26 नवंबर को 2015 में चुनाव के बाद जब हम लोगों ने शपथ ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद था। तो आज हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि जब हम लोगों को ये मौका मिल गया, तब हम लोगों ने उस दिन जो बैठक रखा उस दिन, और उस दिन बैठक में ही ये बात की चर्चा हुई कि शराबबंदी हम लोग लागू करेंगे। और आप जानते हैं उस समय इस विभाग की जिम्मेवारी हम लोगों ने IAS अधिकारी जो हैं के पाठक जी, जो आज आपको शुरू में बोल दिए ना, अभी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अब है, फिर है, उसी समय ये थे। तो इन्हीं को हमने कहा था, उसके 2-4 ही दिन पहले ये ग्रहण किए थे जगह, और उस समय हमने कहा था, लेकिन उस समय विभाग का नाम मद्य निषेध, और आप अब जो नाम है इसका नाम मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, लेकिन उस समय नाम था इसका उत्पाद निबंधन एवं मद्य निषेध, पहले से विभाग का नाम। तो उसी के ये प्रधान सचिव थे। तो इनको हमने पहले कहा था कि पूरी तैयारी करिए, और उसी दिन पूरी तैयारी हुई कि पूरे बिहार में अभियान चले और हम लोग तो शराबबंदी लागू करेंगे। ये बात 26 तारीख को ही, और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया 2 साल तक। उसके बाद तो फिर दूसरी जगहों पर चले गए, फिर आए, तो हमने कहा कि भाई फिर यही काम संभालिए।
अब इसी काम को फिर जो अभियान चला रहे हैं तो इन्हीं को हमने के पाठक जी को ही दिया है कि भाई आप देख लीजिए, हर हालत में पूरे तौर पर बहुत ही प्रभावी ढंग से ये लागू होना चाहिए। तो इसके लिए पूरा का पूरा काम कर रहे हैं और हमारे जितने पुलिस अधिकारी ये सब लोग कर रहे हैं, तो सारे लोग फिर इस काम में लगे। और इसी सिलसिले में क्या हुआ, इस बीच में तो आप जानते हैं, हम तो शुरू से कहते हैं कि जब भी ये अभियान चला, उस समय भी अभियान चला था 2016 में, तो उस समय जो अभियान चलाए थे हम लोग, तो उसमें तो दरभंगा में आए थे जिसकी हमने चर्चा की। तो ये सब काम हम लोग करते रहे और किस तरह से आज जो कितना बढ़िया ढंग से बोल रही थी, और उस समय तो सब जगह जो हम 9 जगह गए तो इसी तरह से हमने महिलाओं की बात सुनी, कितना उत्साहित थी। आज भी बोल रही थी ना कि पति पीते थे, अब बाद में उन्होंने पीना छोड़ दिया, तो कितना अच्छा लगा सुन करके, इन सब लोगों की बात सुन करके कितना अच्छा लगता है। और उस समय की बात हम कभी भूलते नहीं हैं। जब 16 में घूम रहे थे तो एक जगह एक महिला ने कहा कि मेरे पति शराब पीते थे और शाम में शराब पी करके आकर के घर में झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे। और अब जब से शराबबंदी लागू है तब शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद करके घर के लिए लाते हैं और मुस्कुराते हैं, अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो जब शराबबंदी लागू हुआ, जो घर में शराब पीता था और शराबबंदी लागू होने के बाद उसको शराब छोड़ना पड़ा, तो कितना बड़ा परिवर्तन आया। बहुत लोग तो उस समय मांग करते थे ना कि भाई शराब पीने के लिए भी जो लोग मान लीजिए कि जिसको कई तरह का इलाज होता है, बीमार है, उसको शराब पीने के लिए कहता कि हाँ पी सकते हो तो उसको पीने दीजिए। हमने कहा कहीं संभव है जी? शराब पीने से किसी का तबीयत ठीक होता है? शराब पीने से तो तबीयत खराब ही होती है, वो सबसे खराब चीज है। हम लोग किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं देंगे। और हम लोगों ने हॉस्पिटल के माध्यम से सब लोग जो इस तरह के थे उनको भेज के 15-15 दिन लोगों को रख करके, या उससे भी ज्यादा जिनको रहना पड़ा रख करके, लोग एक एक आदमी समझा कि शराब पीना जरूरी नहीं। तो ये सब काम हम लोगों ने उस समय करवाया, तो ये उस समय करवाया। लेकिन हम तो जब भी अभियान चलाते थे तो ये तो हमेशा बोलते रहे कि भाई आप कुछ भी कीजिए, ये जो मनुष्य है इसका एक हिस्सा तो गड़बड़ करता ही है। सब लोग सही रास्ते पर चलने वाले नहीं होते हैं, कुछ न कुछ बायां दायां गड़बड़ करता ही है। ये आदमी के कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव ही होता है, चंद लोग होते हैं, तो कुछ तो बाएं दाएं करेगा ना। तो क्या क्या काम कर दिया। शराब कोई पी रहा है और कोई शराब पिला रहा, जान ले रहा जहरीला शराब दे दे करके, तो कुछ तो घचपच करने वाला होता ही ना है। और अभी फिर देखे कि 40 से भी ज्यादा आदमी शराब पिया और उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने कहा कि भाई, अब तो उस समय हम तो साफ बोले कि अरे पिएगा तब पीना तो बुरा चीज है ही है, तब पिया तो मरा। तो ये तो सबके लिए एक तरह से उदाहरण सामने है कि कभी मत पियो, पीने के चक्कर में मत चलो, तुमको कोई दूसरा कुछ पिला देगा, मर भी जाओगे। तो इसीलिए ये सब चीज हमने कहा कि ना, अब तो एक बार और फिर सशक्त अभियान चलाना चाहिए। इंतजाम तो सब किया गया, महिलाएं तो करती रहती है, लेकिन पूरे तौर पर ये पूरा का पूरा अभियान चलाया जाए। और आप लोग अभियान चलाने में शामिल हुए, मुझे खुशी है इस बात की। और जो किस किस तरह से एक एक काम हो रहा, हर प्रकार से लोगों के लिए। हम लोगों ने तो शराबबंदी के लिए काम किया, लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, हम तो समाज के विकास के लिए कितना काम किए, लोगों के हित में, लोक हित में कितना काम हम लोगों ने किया। और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की स्थिति की हिम्मत कोई करता था शाम के बाद घर से निकलने का? भूलिएगा मत याद कीजिएगा। जब से मौका दिया बिहार के लोगों ने काम करने का, 2005 के नवंबर में हम लोग आए, 24 नवंबर को शपथ ग्रहण किया, उसके बाद जो काम करना शुरू किया, तो आप बताइए क्या हालत थी। कोई हिम्मत करता था शाम में घर से बाहर निकलने का? अब आज तो बताइए कि जिसको जब निकलना है, शाम की बात तो छोड़ दीजिए,
देर रात तक भी किसी को कहीं जाना है, कोई घबराहट में नहीं, सब कुछ करता है। और कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। अब ये समस्तीपुर जिले में कितना गड़बड़ी होती रही है, लेकिन सब पर कार्रवाई भी तो होती है। लेकिन कुल मिलाकर के लोगों में तो बढ़ा ना भाई भरोसा। और अब तो कोई हिम्मत ये नहीं होता है कि भाई हम बाहर नहीं जाएंगे, हम निकलेंगे नहीं। अब वैसी स्थिति तो नहीं है, तो वहां से भी शुरुआत किया। और क्या हालत थी, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून का राज कायम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो हम लोगों ने काम किया, विकास का काम, सब तरह से काम हम लोगों ने करना शुरू किया। क्या हालत थी, महिलाओं की कितनी उपेक्षा थी, कितनी महिलाएं बाहर आती थी। कभी देखते थे कोई काम बहुत कम महिलाएं कर पाती थी, उसको काम करने का मौका नहीं मिलता था। बहुत लोग खेत वेत में जा करके कुछ काम अपने गांव में करती थी, लेकिन बहुत कम महिलाएं काम कर पाती थी, उसको काम में कभी लोग लगाते नहीं थे। तो जो हालत था पहले, और जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, अगर पुरुष और स्त्री सब काम नहीं करेंगे तो उनके परिवार की आमदनी बढ़ेगी। खाली मर्द करेगा काम तो आधा काम किया ना, आधा लोग तो घर बैठा हुआ है। लेकिन पुरुष और स्त्री दोनों काम करेंगे तो बहुत आगे समाज बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने जो महिलाओं के लिए काम किया, सबसे पहला कौन काम करने का मौका मिला, जब आए सरकार में तो सबसे पहले तब पंचायत का चुनाव होना था। हम लोगों ने कानून बनाया और पूरे तौर पर, और उसी कानून में हम लोगों ने जो दिया, अनुसूचित जाति जनजाति को तो आरक्षण देना ही था, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण, और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन उसमें हम लोगों ने कहा कि भाई हम बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण देंगे। बिहार पहला राज्य जिसने पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण दिया। उसके बाद नगर निकायों के चुनाव में भी अगले साल हम लोगों ने किया। ये बिहार पहला राज्य है। और जब बिहार में इतने बड़े पैमाने पर हुआ तो फिर दूसरे कई राज्यों ने बाद में इसको अपनाया है। हम तो प्रचार वगैरह नहीं करते हैं, हम लोगों ने तो 2006 में किया, और जब यहां किया तो इसके बाद अन्य जगहों पर भी कुछ लोगों ने किया। तो जो लागू किया, और बताइए, कुछ लोग हमसे नाराज हो रहे थे, तो मुस्कुराते हुए कहा, कई लोग मर्द कई जगह हमको कहने लगे कि बताइए घर में अब खाना हम ही को न बनाना पड़ेगा, चली जाएगी वो उधर। तो हमने कहा क्या दिक्कत है आपको, वो अगर काम करने लगेगी तो और खुशी ना होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरे से मुझसे नाराज हुए। लेकिन जब महिलाओं को मिला तो कितनी बड़ी संख्या में आ गए, जनप्रतिनिधि हो गई, और किस तरह से हम लोगों ने आगे काम करवाना शुरू किया, और किस तरह से महिलाओं में जागृति आई। लड़कियां पढ़ती कम थी, 5वें क्लास के बाद गरीबी के कारण कोई परिवार अपनी बेटियों को, ज्यादातर गरीब परिवार भेज नहीं पाते थे आगे पढ़ने के लिए। तो जब हम लोगों ने इसके लिए शुरू कर दिया, पोशाक योजना की शुरुआत कराई 2007 से, और उसके बाद लगा कि लड़कियों को तो और पढ़ाना है। तो जब 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़की, उसके लिए साइकिल योजना की शुरुआत कराई, और जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई लड़कियों को कितनी खुशी हुई। कई जगह पर तो बहुत लोग बोल रहा था, कहा कि लड़की को साइकिल दे रहे, जो लड़की को साइकिल दीजिएगा, साइकिल चला के लगेगी तो बाहर तो तंग करेगा। हमने उसको मुस्कुराते हुए कहा था, कोई बाहर तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की जब पढ़ने जाएगी सबको साइकिल मिलेगा, कौन तंग करेगा। और कहीं कोई घटना नहीं घटी, और लड़कियों में कितना उत्साह आया, स्कूल तो जाने ही लगी, और उसके बाद यहां तक कि मैट्रिक की पढ़ाई में। और बाकी जब उसको साइकिल मिल गया तो कभी कभी बाजार से कोई जरूरी चीज लाना है तो स्कूल से लौट करके आने के बाद भी अपनी मां को लेकर के या अपने पिता को लेकर के भी बाजार तक भी लड़कियां जाने लगी। आप सोचिए क्या वातावरण है। और जब उसके बाद लड़कों ने हमसे मांग करना शुरू किया तो 3 साल के बाद तो हमने लड़कों को भी दे दिया साइकिल योजना। और साइकिल योजना जब इतनी हुई, अब लड़कियां कितना पढ़ने लगी। अब आपको मालूम है 1 साल पहले जब मैट्रिक की परीक्षा हुई तो लड़के से ज्यादा 200-300 ज्यादा लड़कियां थी। आप सोचिए कितना विकास हुआ।
और अब तो हम इंटर तक पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। तो हर प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए, और उसी समय से हम लोगों ने जो देखा कि स्वयं सहायता समूह तो यहाँ कम है, हम गए थे और कई जगहों पर हम लोगों ने उनसे बात किया, मुजफ्फरपुर में, और उसके बाद जो हमने देखा कि भाई यहाँ पर स्वयं सहायता समूह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं में कितना ज्यादा जागृति आती है, बहुत कम था। दक्षिणी इलाकों में देश के वहां पर तो बहुत था, लेकिन इधर बहुत कम था। लेकिन उसके बाद ही हमने तय किया, वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने कर्ज लिया और उसके बाद ये शुरू कराया कि हम लोग बहुत ज्यादा समूह बनाएंगे, और उसका नामकरण हमने किया जीविका समूह। और उसके बाद कुछ जगहों से शुरू किया, और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हर जगह करेंगे, और 10 लाख समूह बनाने का निर्णय किया। अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गई, मंत्री जी बोल रहे थे, अब तो करीब करीब 1,27,00,000 परिवार इससे जुड़ गई। अब कैसा माहौल हो गया, अब कितना उत्साह है। अब पहले महिलाओं को देखते थे, बेचारी को पहनने के लिए कोई कपड़ा रहता था, अब जरा जीविका समूह को देखिए, और सब जगह महिलाओं को देखिए, लड़कियों को देखिए, अब उनको भी पहनने के लिए कपड़ा अब उपलब्ध है, अब मिलने लगा। क्या वातावरण बदला है। तब पहले तक कोई जो कुछ नहीं करता था उसको ये सब चीज ध्यान में आता था। हम लोगों को तो आपकी सेवा करने का मौका मिला, आपने अवसर दिया तो एक एक चीज को सोचा। अब आप समझ लीजिए, जब जीविका समूह का इतना अच्छा, उनकी ट्रेनिंग सब कुछ इतना अच्छा हुआ कि उस समय की जो केंद्रीय सरकार थी वो लोग भी आए और आ करके देख गए, तो कहा कि भाई यहां तो अच्छा काम आपका चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने पूरे देश में इसको करने का निर्णय लिया और उसका नाम दे दिया आजीविका समूह। आप जरा सोच लीजिए, हम लोगों का जीविका, और उसी को उन्होंने कहा आजीविका, माने जीविका आ जाए, हर जगह आ जाए, इसलिए उसका नाम दे दिया देश भर में आजीविका। अब आप सोच लीजिए, तो जो काम यहां पर हम लोगों ने शुरू किया, अब उसका कितना ज्यादा विस्तार होता। भाई हम लोग प्रचार उचार नहीं करते हैं, प्रणाम करते हैं हम सब, हमारे जो है पत्रकार बंधु लोग हैं, तो हम तो कभी प्रचार उचार में विश्वास नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन काम में विश्वास, और काम करते हैं उसका कितना असर पड़ता है। और जो कुछ भी काम किया गया, आपको मालूम है, जो हमने साइकिल योजना की बात कही, साइकिल योजना जो लड़कियों के लिए शुरू किया, विदेश से कितनी टीम आई थी, 9 में 10 में 11 में टीम आई विदेश से, ये देखने के लिए कि इन लोगों ने सब महिलाओं के लिए साइकिल योजना कर दिया है, हाई स्कूल से शुरू। इसको देखने के लिए इंग्लैंड और कहां कहां से आया, और उसके बारे में कैसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अब तो हमको लोग नहीं ना याद रखना चाहते हैं, बहुत लोग, उसको तो आजकल तो आ गया है सोशल मीडिया न जी, हम मोबाइल पर ना सब चीज आजकल सब दिखाते रहता है, तो ये सब तो सब बतवा को लोग खत्म कर देगा। लेकिन जान लीजिए कि जो काम किया गया उसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा हुआ था, और आज आप समझ लीजिए समाज में किस तरह से हो रहा है। और हमने तो कहा महिलाओं को पढ़ाएंगे, और कहा कि भाई खाली लड़का पढ़ेगा लड़की भी पढ़ेगी, तब देखिए तो लड़का लड़की सब कोई भी स्कूल में अब संख्या लगभग बराबर बराबर। ये वातावरण करते हुए हम लोगों ने जो सारा काम किया, तो उसके चलते कितना विकास हुआ। और महिलाओं की ही मांग है कि भाई शराबबंदी लागू हो, तो हम लोगों ने शराबबंदी लागू कर दिया। और उसके बाद भी हम लोगों ने देखा भाई समाज सुधार की बात करते हैं, तो सबको कहा कि भाई तो जो कुछ भी चर्चा है, बाल विवाह और दहेज प्रथा, माने कितना लोग लड़कियों को और दहेज लेने के कारण और शादी होती है, और किस तरह से लड़कियों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, और कम उम्र में शादी होगी, अभी तो आज बता रही थी, लेकिन कम उम्र में शादी होती है तो जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो उसका जो हाइट है वो बहुत नीचे रह जाता है। ये भी जान लीजिए, जो पूरे देश भर का जो साइज है
उसमें जो कम उम्र में शादी हो जाती है और जो बच्चे और बच्चियां पैदा होती है तो उसका भी साइज बहुत नीचे चला जाता है। तो ये सब चीज़ों को, इसको ठीक ढंग से लोगों के बीच में प्रचारित करना और लोगों को बताना, और अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती, ठीक ढंग से वो लड़की आगे काम नहीं कर पाती। तो ये सब चीज़ इसके साथ साथ हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम लोग ये सब चीज़ करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसके लिए जितना भी अभियान चलाया है आप सबको पूरे तौर पर मालूम है। हर तरह से हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, दहेज प्रथा के लिए भी, बाल विवाह से मुक्ति के लिए भी, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। शराबबंदी का शुरुआत किया 16 से, और 17 में जो 2 अक्टूबर का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू का जन्मदिन था, 2017 में 2 अक्टूबर को ही हम लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया। और पटना में जानते हैं ना, जो बापू सभागार नामकरण किए हैं, जितना बड़ा हॉल है ये देश में कहीं उतना बड़ा नहीं है। 5000 लोगों के बैठने को वही हम शुरू किए, उसका नामकरण किया बापू सभागार। अब बापू सभागार उसका नाम दिए, और उसका जो उद्घाटन किया, उद्घाटन इसी कार्यक्रम से हुआ कि किस तरह से हम लोग जो बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए काम करेंगे। पूरे देश का राज्यव्यापी सामाजिक अभियान इसकी शुरुआत कराई, या उसी दिन से 2 अक्टूबर 2017 से। तो ये सब काम किया गया, और ये बात की गई, दहेज प्रथा भी एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो कानूनन अपराध होने के बावजूद समाज में पूरी अभी स्वीकार्यता के साथ व्याप्त, बहुत गंदी चीज है। कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। दहेज वगैरह लेना तो कितनी बुरी चीज है। तो हम लोगों ने तो तय किया, पहले भी तय किया था कि भाई हम लोग तो नहीं जाएंगे। अगर कोई शादी करेगा तो लिखेगा कि हम दहेज नहीं लिए, और लिख करके वही जो अपना निमंत्रण का कार्ड देता है तो उसी में जाएगा, तभी जाएंगे। इस बार तो खैर कोरोना के बाद जो शुरू हुआ तो हम लोग कई जगहों पर चले गए, कहा कि भाई कोरोना वाला दौर है इस बार, लेकिन अब फिर कह दिया कि अब आगे फिर अगर कोई शादी करेगा तो लिखेगा कि हम इसमें दहेज नहीं लिए हैं, तभी जाएंगे। और आप लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर ये तय कर लीजिएगा कि अगर दहेज नहीं लेगा तभी हम उसके शादी में जाएंगे, तब इसका बहुत असर पड़ेगा। पिछली ही बार असर पड़ गया था। ये जो जीविका की हमारी दीदियां हैं, इन लोगों ने कई जगह कर दिया कि अगर दहेज लोगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। कोई आदमी का गांव में आप जानते हैं ये स्थिति आ गई कि अब कोई आएगा ही नहीं, कोई शादी में ही नहीं रहेगा, तो इसका बहुत असर पड़ा था। और बाल विवाह के बारे में तो बात हो ही रही कि उससे बचाव कराना है लोगों को, कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए भी ये पूरे तौर पर पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो भी, और बाल विवाह दहेज प्रथा के पर भी तो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनवाई थी, तो वो हुआ था 21 जनवरी 2018 में। उसमें भी 13,000 किलोमीटर की अटूट मानव श्रृंखला बनाई गई थी। तो आप सोचिए, उस बार भी हम लोगों ने काम किया। शराबबंदी के लिए अभियान चलाया, तो वो तो 21 जनवरी 2017 में, तो उसके लिए तो देश भर में 4 करोड़ के करीब लोग शामिल हुए थे, इसमें भी शामिल हुए लोग। अब हम यही चाहते हैं कि जब इतना शुरू में किया गया तो अभी हम लोगों को एक एक चीज को सामने देख करके हर प्रकार से काम करना है। और जो बहनें बैठी हुई हैं, अब आप समझ लीजिए कि हमने तो कुछ ही चर्चा आपसे की, लेकिन आप एक तरह से जान लीजिए कि तो जितना हमने महिलाओं के लिए किया वो तो मालूम हुआ, लेकिन शिक्षकों के नियोजन में भी हमने 50% का महिलाओं के लिए दिया। ये भी काम शुरू करवाया हम लोगों ने। और फिर आप समझ लीजिए कि पुलिस में महिलाओं के लिए, यानी पूरे राज्य सरकार की हर सेवाओं में 35% का आरक्षण है महिलाओं के लिए, और पुलिस में
कुल मिला के लगभग है 37% का आरक्षण। पहले पूरे में 3% था, लेकिन अब ये जो हो गया 35% महिलाओं का, 37% आरक्षण। और आपको मालूम है कि अब बिहार में पुलिस में 25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, 25,000 से ज्यादा महिलाएं, 25,102 महिलाएं हैं। इतना ज्यादा पुलिस में महिलाएं इस राज्य के किसी प्रांत में नहीं है। आप सोच लीजिए, बिहार एक गरीब राज्य है और यहां पर जो हम लोग काम करते हैं, तो गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी और पुरुष और स्त्री मिलकर के काम करेंगे, तभी हम गरीबी से आगे निकल पाएंगे, विकास के रास्ते पर जाएंगे। इसलिए ये सब अभियान चलता है। तो आप लोगों से उम्मीद क्या लेकर के आए? यही उम्मीद लेकर के आए हैं कि भाई हम लोग तो रात दिन काम सबके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन अब आपका दायित्व कि पूरे तौर पर शराबबंदी लागू किया आप ही लोगों की मांग पर, तो एकदम इसके बारे में हमेशा और सब कुछ बता दिया गया है कि अब कहीं पर कुछ है गड़बड़ तो आप खबर कर दीजिए, कार्रवाई होगी। ये सब तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हम कहेंगे सब हमारे जीविका समूह की जो दीदियां, हम तो यही कहेंगे कि भाई तैयार रहिएगा, कहीं अगर कोई गड़बड़ करे तो उसके खिलाफ में अभियान चलाइएगा, जुलूस निकालिएगा, सब तरह का काम करिए ताकि कोई गड़बड़ नहीं कर पाए। और बाल विवाह और दहेज प्रथा के बारे में भी घर घर में इस बात को करते रहिए। कोई अगर जैसे आपने आज चर्चा की बताया, तो इसी तरह से पूरे बिहार में अगर ये करते रहिएगा कि भाई ये बच्चियों को इस तरह से कम उम्र में शादी मत करो, तो आप अगर बच्ची हो या बच्चा हो, किसी को भी शादी मत करिए कम उम्र में। और दूसरी बात है, अगर दहेज लेकर के कोई शादी कर रहा है, और दहेज प्रथा की शिकार महिलाएं कितनी होती है, कितनी लोगों की हत्या हुई है और कितनी लोग उसकी शिकार हुई है, लड़कियां, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो उससे बचाना है ना जी, इससे तो मुक्ति दिलाना है। और उसके बच्चे और बच्चियां जो पैदा होती है, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में उसको कई तरह की बीमारियां होती है। तो इसलिए इसके लिए हम लोगों को पूरे तौर पर, और जहां तक शराब का सवाल है, यह भी कितनी बुरी चीज है। और शराब के बारे में तो जितना ज्यादा बीमारी होता है, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो इस बार का अभियान चलाया है, तो ये समाज सुधार अभियान में ये कागज हर जगह बंटवा रहे हैं। अब ये कागज सब गौर से पढ़िएगा। हम लोग तो अपना काम किए हैं, लेकिन भाई देश की आजादी किन्होंने की? बापू के नेतृत्व में देश की आजादी हुई। राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, और वो जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी लोगों को कितना कहते थे, शराब कितनी बुरी चीज है। बोलते थे बापू, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। बोलिए, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय से लोगों को बता रहे हैं, लेकिन फिर बहुत लोग नहीं माना है। दारू ज्यादा पीने लगा है, बढ़ने लगा है। लेकिन बापू ने तो शुरू में कहा कि भाई शराब सिर्फ आपके पैसे को नहीं बर्बाद करेगा, पैसे को नहीं छीन लेगा, बल्कि आपकी बुद्धि को भी हर लेता है। आप समझ लीजिए शराब कितनी बुरी चीज है। और शराब पीने वाला इंसान भला आदमी है, शराब पिएगा तो हैवान हो जाता है। तो ये जो बापू ने कहा, इस बात को लेकर के, इस बात को भी हम साथ में किए हुए हैं। और बापू तो एक बार बोले थे, सबको कहते थे कि हम 1 घंटा के लिए तानाशाह हो गए तो सब शराब की दुकान को हम बंद करेंगे। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोगों की जानकारी और सहमति के लिए जो ये बात है, शराब कितनी बुरी चीज है, आपका सिर्फ पैसा नहीं खत्म करता है, आपकी बुद्धि को भी हर लेता है। और शराब पीने वाले की स्थिति कितनी खराब होती है, इंसान हैवान हो जाता है। ये कैसा चीज है, इसको तो एक एक व्यक्ति के कान तक पहुंचाना है। मानते हैं कि सब नहीं सुन, बहुत आदमी तो गड़बड़ होता ही है। आप तो जानते हैं ना, कोई धर्म को मानने वाले लोग हों तो आप तो जानते न हैं कि जितने को हम भगवान मानते हैं, वो लोग जब आए थे धरती पर तो क्या क्या हुआ था। कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला उनके साथ था ना जी। तो आदमी में तो होता ही है कुछ गड़बड़ करने वाला।
जब भगवाने से कर सकता है तो इधर उधर तो करने वाला होगा ही, लेकिन भगवान तो उपदेश देके जाते हैं और तभी उसमें कमी आती है। उसी तरह से यह अभियान चलाइएगा, तभी गड़बड़ करने वालों में कमी आएगी। तो उसके लिए उन लोगों के बीच में तो घर घर में इस बात को कहना है कितना बुरा चीज है। और दूसरी बात है, कुछ पढ़े लिखे और काबिल लोग क्या क्या बाएं दाएं बोलते रहता है, बड़ा मेरे खिलाफ अंदर अंदर चलते रहता है, उल्टा पुल्टा इधर से उधर करता रहता है। तो वो सब तो करता रहता है, लेकिन जरा जाने तो कि शराब पीना ठीक चीज है। हम लोग तो शुरू से बोलते थे कि दारू बहुत बुरी चीज है, बुरी चीज है, लेकिन इन्हें माने तो देखिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया और 2018 में प्रकाशित किया कि शराब कितनी बुरी चीज है, और कहा कि भाई शराब पीने के कारण दुनिया भर में एक साल में कम से कम 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है। आप सोच लीजिए, आमतौर पर मृत्यु होना, कोई आया है तो उसको तो जाना ही है, लेकिन समय पर नहीं, दारू पीने के कारण पहले ही चला जाता है। तो 30 लाख लोग, जितने लोगों की मृत्यु होती है उसमें से 30 लाख लोग, और यह मृत्यु में इसका प्रतिशत है 5.3%। वो मौत होती है, शराब पीने के कारण मौत होती है। तो ये उसने रिपोर्ट दिया है। दूसरी बात है कि 20 से 39 साल की आयु वाले जो लोग, इसका जो मौत है शराब पीने के कारण 13.5%, जितने लोगों की मौत होती है 13.5% की मौत ये कम उम्र वाले 20 से 39 साल वाले शराब पीते हैं। दुनिया भर की कहानी है, ये जान लीजिए। खाली बिहार की बात नहीं, भारत की बात नहीं, ये दुनिया भर के जितने विकसित देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, अमीर देश हैं, और सब जगह का सर्वे करके पूरे दुनिया का एक साथ हर देश का कि कहां कितनी मौत, कितना शराब कौन पीता है, क्या करता है और क्या स्थिति है शराब पीने से, उसके बाद उन लोगों ने रिपोर्ट जारी की। और कितनी गंभीर बीमारियां होती है आप समझ लीजिए कि टीबी, HIV, एड्स, डायबिटीज, ये सबसे जितने लोगों की मौत होती है ना इस बीमारियों के चलते, उससे ज्यादा मौत दारू पीने के कारण होती है। ये इनकी रिपोर्ट है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। और इसने बताया कि शराब 200 बीमारियों को पैदा करता है। आप जरा सोच लीजिए, 200 बीमारियों को पैदा करता है। और आप समझ लीजिए कि शराब का सेवन कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी, लीवर और दिल की बीमारियों, मानसिक बीमारी, माता शिशु से संबंधित बीमारियों के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है, और महिलाओं के साथ हिंसा में इसकी अहम भूमिका है। सोच लीजिए, ये कहा है महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, ये दारू पीने के कारण उसकी बहुत बड़ी भूमिका। अब आप समझ लीजिए, ये नहीं बताइएगा, हमारी बहनें यहां पर हैं, सब जीविका समूह, ये बात भी बताइएगा ना कि भाई बताइए कि महिलाओं के साथ हिंसा में सबसे बड़ी भूमिका दारूबाज की है। तो दारू जब नहीं पिएगा तो महिलाओं के साथ हिंसा की का मामला भी समाप्त होगा। ये दुनिया भर का आंकड़ा है, ये WHO ने प्रकाशित किया। और आप जान लीजिए, शराब पीने के कारण दुनिया भर में जो आत्महत्या करते हैं तो 18% लोग दारू पीने के कारण। जो सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं ये दुनिया भर में, तो दारू पी के गाड़ी चलाइएगा तो एक्सीडेंट तो होना ही है। दुनिया भर में एक साल में जितना एक्सीडेंट होता है, जितनी दुर्घटना होती है सड़क की, उसका 27% दुर्घटना शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं उसके चलते होती है। ये दुनिया भर का फिगर अपना जान लीजिए। और मालूम है बिहार में ये जो सड़क दुर्घटना होती थी उसकी बिहार में कमी आ गई सड़क दुर्घटना में अन्य जगहों के अलावे, इसलिए कि अब दारू बहुत हद तक नियंत्रित हुआ, और दारू पी करके अब उस तरह से गाड़ी लोग नहीं चलाते हैं, तो इसलिए दुर्घटनाएं भी घट गई।
तो इसने सड़क दुर्घटना के बारे में दिया, और जितने भी हैं, और मिर्गी के 13% मामले शराब के सेवन के कारण ही होते हैं। उसी प्रकार से अनेक प्रकार की बीमारियां सब लिखा हुआ है। लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का 48%, माउथ कैंसर का कुल मामले का 26%, पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी 26%, टीबी का 20%, ये सब दारू पीने के कारण होता है। तो इसका भी हम जो अभियान चला रहे हैं, तो साथ साथ इस बात को पूरे तौर पर घर घर पहुंचाना है। सब बच्चे बच्चियों को, एक एक व्यक्ति को ये चीज हमेशा दिखाते रहना है, और चाहिए तो ये सब घर पहुंचेगा, इसको इसी तरह से अपने घर में लटका दीजिए, ताकि कोई भी होगा घुसेगा तो देखेगा। तो इस तरह से सब किसी के लिए ये काम करते रहिए। और बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान का भी इसमें पूरा का पूरा दिया गया है। हमने इन लोगों को कह दिया कि इसको एक अलग से, जैसे ये है इसी तरह से एक अलग से पूरे तौर पर इसके बारे में पूरी बात दीजिए। तो हम आप लोगों को इन्हीं सब बातों के लिए आपके बीच में हम आए हैं। और अभी जो अभियान चल रहा है और इसके लिए जो कार्रवाई हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि 16 नवंबर से जो हमने मीटिंग की थी, और उसके बाद आप जानते हैं बहुत देर तक हमने बैठक की थी, पूरा समीक्षा किया था, और उसके बाद जो तब से अभी चल रहा है एक्शन, और इन लोगों ने बढ़ाया है, पुलिस ने और मद्य निषेध उत्पाद विभाग ने। तो अब आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के, यानी 16 नवंबर के बाद से जब शुरू हुआ 27 दिसंबर तक कुल छापेमारी हुई है 15,300। शराबबंदी से संबंधित 11,370 मामले दर्ज किए गए। 13,000 से अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 1,89,000 लीटर देसी शराब और 3,24,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। शराब से जुड़े मामलों में 1,788 गाड़ियां जब्त की गई है। और कॉल सेंटर का जो इंतजाम किया गया, पहले कम लोग कह रहे थे, अब लगभग 190 से 200 कॉल प्रतिदिन आ रहा, एकदम लगातार ये लोगों को सूचना देती जी। और नदियों में भी पेट्रोलिंग किया जा रहा है। बहुत लाख तो होता है ना कि नदी उदी के माध्यम से इसी नाव पर चढ़ रहा है, उसी में लेके चला जाएगा, तो उसका भी किया जा रहा है हर तरह से। और रेलगाड़ियों में तलाशी अभियान भी जारी है। रेल में भी आता है, लोग कहता क्या बेगा देखने के लिए कुछ लेके आ रहा, तो उसमें भी चल रहा है। और चेक पोस्टों पर 24 घंटे वाहन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वाहन जांच का भी अभियान चल रहा है। रास्ता में जो जा रहा है ये पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी तो कुछ इधर उधर है ही। तो हम लोग तो बराबर मीटिंग भी कर रहे हैं, और इन लोगों से यही उम्मीद है। और फिर शपथ लिया है, एक एक अधिकारी ने, एक एक पुलिसकर्मी ने, सब लोगों ने शपथ लिया है फिर से। और इसी बार 26 तारीख को हम लोगों ने सब लोगों का शपथ कराया नवंबर को। तो अब शपथ फिर से लिए हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, मत पीजिए न पीने दीजिए, लोगों को प्रेरित करिए। तो ये सब काम तो करना ही है। और इसके साथ साथ आज तो मुझे देख करके ये खुशी हुई कि आप लोगों ने यहाँ पर जो काम करना शुरू किया है, अच्छा काम किया है। तो जो यहाँ पर आप लोग खास करके जो देखा कि नीरा का जो उत्पादन है, उस पर भी हमको बैठा करके भी दिखाया, 8 चीज़ों को दिखाया। हमने देखा नीरा पर, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब नीरा के लिए भी तो हम लोग शुरू किए हैं ना भाई, कि ताड़ी न हो। जो ताड़ का पेड़ है, उससे अगर सुबह के बाद निकालिएगा तो निकलेगा ताड़ी, और सुबह होने के पहले, सूर्योदय के पहले निकालिएगा तो निकलेगा नीरा। और नीरा कितना पवित्र चीज है। तो उसके लिए तो पूरा 1 साल चला बढ़िया से। बाद में कुछ केरला में घटना घट गई तो कुछ बात में व्यवधानित हो गया, लेकिन यहाँ पर तो आप काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी के लिए तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ निश्चित रूप से ताड़ के पेड़ पर, और लोगों को कई जगह पर लोगों को बता देता है कई तरह की बात। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई ताड़ के पेड़ पर जो काम करते हैं, ताड़ी मत निकालिए। और कितनी महिलाएं हैं
जिनको ये मदद किया गया सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत, चाहे वो देसी शराब वाले थे या ताड़ी वाले थे, इन सब लोगों को मदद किया गया। और पूरे राज्य आज यहां पर भी बता रही थी कितना मदद किया गया, कितना फायदा हुआ। उसी तरह से जो ताड़ी निकालते हैं, ताड़ी नहीं निकालिए और नीरा का काम करेंगे, तो हमने तो मन बना लिया और इसके बारे में हम बैठक करके ये निर्णय लेने वाले हैं कि साहब सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत इसका हम और विस्तार करेंगे। जो भी आदमी जो ताड़ के पेड़ पर काम करता है वो ताड़ी की जगह पर नीरा की शुरुआत कर देगा, तो उन सब लोगों को, परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना के आधार पर उसको हम मदद करेंगे। 1 लाख रुपए तक की मदद करेंगे कि वो दूसरा व्यापार करेगा, और जो व्यापार करना शुरू करेगा वो, तो उसको कितना लाभ मिलेगा। और किस तरह से हम लोग मदद करते हैं, जो काम शुरू करेगा तो उसको 7 महीना तक 1-1 हजार रुपया भी दिया जाता है, ताकि कभी उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। तो सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत हमारे अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं। कल ही मीटिंग में हमने ये बात कहा कि अगर ताड़ी को छोड़ करके जो लोग भी नीरा का उत्पादन करेंगे, जरा सुन रहे हैं मेरी बात कि नहीं, आपसे में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि मेरा बतवा सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको कि अब एकदम बिल्कुल बना लीजिए, ताड़ी का जो उत्पादन ताड़ के पेड़ पर करता है उसको छोड़ करके नीरा का उत्पादन करेगा, तो सब उस परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो आप 1 लाख रुपए तक की मदद देने का है, वो मदद देने का निर्णय कर लीजिए। और इस बात का ऐलान पूरे तौर पर आज मैं कर दे रहा हूं कि अगर ताड़ी को छोड़ करके नीरा की तरफ जाइएगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप समझ लीजिए, इसके चक्कर में मत रहिए। कुछ लोग तो लोगों को बता देते हैं कि अरे भाई ये ताड़ी वाला काम करता है, इसको भी पकड़ लिया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है। अरे भाई, ताड़ी छोड़ करके नीरा का काम करो, हम लोग तो पूरा का पूरा मदद करेंगे। और किसी भी तरह से गलत काम मत करिए। ताड़ी भी खराब चीज है, और अगर नीरा है तो बहुत अच्छा चीज है। तो आज तो यहां पर बैठे हुए हैं ना हमारे डीएम जो है दरभंगा वाले, आप जरा पूछ लीजिए। और डीएम दरभंगा को तो चाहिए ना सबको बताना भाई। जो डीएम दरभंगा हैं, जो पहले कहां थे डीएम, पहले थे वो त्यागराजन नालंदा में। और जब ये अभियान चला 17-18 में, तो किस तरह से इन लोगों ने कितना अच्छा बनाया, हम तो कभी जानते नहीं थे। ताड़ी से तो मेरा कोई मतलब नहीं, नीरा भी कभी नहीं हम ग्रहण किए थे। इसने भेजा नीरा को, और कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है। और किस तरह से पटना में लोग जो सुबह टहलते थे वो नीरा का ग्रहण करते थे, कितना स्वास्थ्य के लिए वो फायदेमंद है। तो ये सब जब करिएगा, नीरा लीजिएगा भी। और हमको तो देखने का मौका मिला था नालंदा जिले में कई जगह पर जाकर के, कि सवेरे सवेरे से जो करना शुरू किया, एकदम उसकी पूरी की पूरी नीरा की बिक्री हो जाती थी, और उसको इतना फायदा था। वो है ना जी डीएम साहब, कहां है, खड़ा हो, आमने सामने आओ। है? हाँ, और तो नीरा का, जिसको देखिए नीरा पीने के बाद अगर बच जाएगा तो उसे पेड़ा निकलेगा, वो तो उसके बाद की चीज है। गुड़ निकलेगा, पेड़ा निकलेगा, लेकिन उसके पहले ही वो इतना बढ़िया है। जो बच जाएगा वो तो 15 दिन तक खराब नहीं होता है, और जो बच जाएगा उसी से पेड़ा बना लीजिएगा। तो ये सब चीज है। तो इस सब को प्रेरित करिए। यही इतना अच्छा नालंदा में उस समय डीएम थे कराए, और उसके चलते इतने लोग जो भी काम शुरू किया, तो उसमें लोगों को कितना लाभ हुआ। लेकिन बाद में फिर वो चीज गड़बड़ा गया है। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि इसको पूरे तौर पर करिए, और इसके बाद अन्य चीजों से भी नीरा का उत्पादन बाकी साल जो यहां पर किए हुए वो करवाने के लिए प्रेरित करिए। वो आगे की चीज है, दूसरे नंबर पर है। लेकिन पहला नंबर पर है कि अगर ताड़ के पेड़ से करेगा
यानी ताड़ी जो बनाता है उसकी जगह पर नीरा बनाएगा, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है, और जब नीरा लोगों को मिलेगा पीने के लिए वो भी अच्छा है। तो उसके लिए भी पूरे तौर पर इसको साथ साथ अब चलाइएगा, अभियान चलाइएगा, और मिलजुल करके। और हम सब लोगों से यही कहेंगे कि भाई जो आज बात हो रही है आपके बीच में हम आए हैं, तो निश्चित रूप से, और आप तो अभी सीमित ना आए हैं, अभी तो ऐसा तो है नहीं, अभी भी कोरोना का दौर है, इसलिए सीमित लोगों को ही बुलाया जाता है। अगर नॉर्मल पीरियड रहता तो आज तो संख्या बहुत होती, लेकिन लाया इसलिए जाता है, सीमित लोगों को ही इजाजत दी जाती है। तो उसके पीछे आप सब लोगों का भी ये दायित्व है कि अपने अपने इलाकों में इन सारी बातों को पूरे तौर पर अपना जो काम करती हैं वो तो कीजिए ही, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान को चलाइएगा। इससे आपको भी लाभ मिलेगा, समाज भी बेहतर होगा, और हम लोगों का राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। और आप लोगों ने जो सेवा करने का मौका दिया है, हम तो आपकी सेवा करते हैं, और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। यही सोच करके हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं। तो अब क्या उम्मीद करें कि आप लोग ये जो समाज सुधार अभियान का काम है इसको निरंतर चलाते रहिएगा। हाथ उठा के बताइए। चलिए, सब आप लोगों ने वचन दे दिया हाथ उठा करके, तो इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये जो सारा काम है इससे लोगों को प्रेरित करिए, एकजुट होइए, और समाज में इसके साथ साथ जो अन्य काम विकास के होते हैं उस पर भी नजर करिए कि वो ठीक ढंग से हो, सबको उसका लाभ मिले। सब तरह से जो काम किया गया है उन सब चीजों पर भी नजर रखिएगा। हर घर नल का जल, हर के घर के लिए शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, ये सब काम किया गया। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, जो हम पहले भी बताते थे, कि अगर खुले में शौच करिएगा और पीने का पानी ठीक नहीं रहेगा तो बहुत तरह की बीमारी होती है। और अगर खुले में शौच नहीं करिएगा, शौचालय बन गया, बहुत लोगों की आदत है अभी भी खुले में चले जाते हैं शौच करने, जरा उनको भी कहिए कि भाई घर के बाहर शौच करने मत जाइए, आप घर के अंदर अपने शौचालय में ही पखाना में जाइए, बाहर मत जाइए। क्योंकि बाहर अगर जाइएगा, खुले में शौच करिएगा, और पीने के लिए जो पानी है वो उपलब्ध लगभग पूरा करा दिया है हर घर नल का जल, तो वही पानी का सेवन करिए, इधर उधर का पानी का सेवन नहीं करिए। तो आपको 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा अगर आप खुले में शौच नहीं करिएगा। और जो हर घर नल का जल दिया गया है यही पानी पीजिएगा, तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। तो इसको भी जरा अभियान में चलाते रहिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई घर में शौचालय है और तब वो बाहर चले जा रहे हैं। तो सबको जरा सा ये सब समझाइएगा, तो इन सब चीज़ों का अभियान चलाइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो अपनी बात रखी, मुझे बड़ी खुशी है। इसी तरह से इस अभियान को चलाइए कि घर घर तक एक एक बात पहुंच जाए, और समाज में आपस में प्रेम का और भाईचारे का माहौल रहे। हम लोग सब मिलकर के काम करें और राज्य को आगे बढ़ाएं और देश की सेवा में भी अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, आप सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश, जोरदार तालियों से हम सब धन्यवाद दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करें। और आइए अब हम स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे, और इसके लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन डी सर और जीविका की दीदियों को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह स्वरूप यह मधुबनी पेंटिंग भेंट किया जाएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना को प्रदर्शित करता विभिन्न गतिविधियां जो इसके अंतर्गत होती है, सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती हैं, उसी को प्रदर्शित करता यह स्मृति चिन्ह। और दूसरा स्मृति चिन्ह है जो कि लैंप है, आप सब देख रहे हैं, और ये बैम्बू से बना हुआ है, बांस से बना हुआ। लेकिन उसके पहले यह स्मृति चिन्ह जो कि सतत जीविकोपार्जन योजना की गतिविधियों को प्रदर्शित कर रहा है, और जिलाधिकारी समस्तीपुर शशांक शुभंकर जी और साथ में जीविका की दीदियां एक साथ यह बैम्बू से बना लैंप
और हम आपको साथ में ये भी बताते चले कि किरण दीदी हैं जो कि इस आर्ट में माहिर है और माननीय मुख्यमंत्री